और एक बड़ी खबर आ रही है आईआरजीसी से जुड़ी हुई। आईआरजीसी ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, ईरानी ड्रोन का वीडियो जारी किया, सैन्य क्षमता की मजबूती का दिया संदेश। आईआरजीसी ने फिर दिखाई युद्ध की तैयारी। तो देखिए, ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया है। बड़ी खबर, खामनेई के सुपुर्दे खाक होने तक यह एयर स्पेस बंद रहेगा। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया है। खामनेई के सुपुर्दे खाक होने तक एयर स्पेस बंद रहेगा। जुलूस के दौरान हमले की आशंका है। रस्में पूरी होने तक एयर स्पेस बंद। तो तेहरान में खामनेई की याद में सिसकियों के बीच एक आक्रोश का तूफान भी उठता दिखा है। जिस वक्त खामनेई के जनाजे पर आयतें पढ़ी जा रही थी, इबादत की जा रही थी, एक आयत ठीक उसी वक्त पढ़ी गई जब सऊदी अरब का प्रतिनिधिमंडल श्रद्धांजलि दे रहा था। यह ईरान की ओर से अमेरिका समेत इजराइल को भेजा गया डेडलाइन का अलार्म था। ईरान दुनिया को बताना चाह रहा था कि उसके पास अदृश्य ताकतें हैं जो किसी भी नक्शे को पलटने का दम रखती हैं। यानी ईरान में सिसकियों से परे एक चिंगारी भड़क रही है जो कभी भी जंग में बदल सकती है और उसी हिसाब से हावी हो सकती है जैसे बद्र में 1400 साल पहले दुश्मन को कुचल दिया था। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि इजरायली प्रधानमंत्री इस आक्रोश का फायदा उठाकर ईरान युद्ध का फ्रंट एक बार फिर खोलने की तैयारी में है। जबकि आक्रोशित ईरान ने भी संदेश दिया है कि ईरान जंग के लिए तैयार है। ईरान ने यह संदेश सऊदी अरब के जरिए भेजा है। तो ईरान बद्र मॉडल के जरिए हमला कर सकता है जिससे युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो सकता है। अभी ईरान के पास 9 लाख सैनिक हैं, जबकि प्रॉक्सी गुट हूती के पास 2.5 लाख लड़ाके हैं और हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा की तादाद है। हमास के पास भी 20,000 से ज्यादा की फोर्स है। इसके अलावा सीरिया, इराक में सक्रिय दूसरे प्रॉक्सी गुटों में 2 लाख के करीब सैनिक हो सकते हैं। कुल मिलाकर ईरानी गुट के पास करीब 14 लाख सैनिकों की संख्या है, जो अमेरिका के गुट के सामने आधे से भी कम है। अभी अमेरिका के पास कुल 21 लाख सैनिक हैं, जबकि इजराइल के पास 6.5 लाख सैनिकों की संख्या है। अमेरिका के सहयोगी अरब देशों के पास 9.5 लाख सैनिक हैं और सभी को मिलाया जाए तो यह संख्या 37 लाख हो जाती है। इतनी संख्या के सामने ईरान का टिकना मुश्किल है, लेकिन ईरान को भरोसा है बद्र मॉडल के जरिए वो दुश्मन को धूल चटा सकता है। जिस बद्र की जंग का जिक्र कुरान पाक की आयत में है, वो बद्र जगह अब सऊदी अरब में पड़ती है। बद्र की लड़ाई इस्लामिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य जीत मानी जाती है। यह जंग 624 ईस्वी में लड़ी गई थी। मदीना के पास बद्र नामक जगह पर यह युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ मुस्लिम सेना में केवल 313 सैनिक थे, जबकि उनके सामने मक्का के कुरैश कबीले की सेना करीब 1000 सैनिकों की थी, जिसमें असमानता के बावजूद मुस्लिम सेना ने एक निर्णायक जीत हासिल की। इसे इस्लाम में अल्लाह की मदद से जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। गम में डूबे ईरान के हालात का फायदा उठाकर इजराइल ने कई फ्रंट पर हमले शुरू कर दिए। वेस्ट बैंक में स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिससे ईरान को सीधा चैलेंज किया है। वेस्ट बैंक में एक कैफे को टारगेट किया। वेस्ट बैंक में नया मिशन शुरू किया है, जहां कैफे में आईडीएफ ने अंधाधुंध गोलीबारी की। इस दौरान प्रॉक्सी लड़ाकों की घेराबंदी के लिए नेबुलस के कैफे की घेराबंदी की। कैफे में सर्च ऑपरेशन किया गया। इस दौरान प्रॉक्सी लड़ाकों पर फायरिंग की गई। कैफे में आग भी लगा दी। कई घंटे ऑपरेशन जारी रहा। तो अली खामनेई की विदाई के बाद बाहर से ईरान भले ही एकजुट दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर की तस्वीर अलग बताई जा रही है। कट्टरपंथी धड़ा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को सीधे निशाने पर ले चुका है। उन पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जो ईरान की राजनीति को पूरी तरह बदल सकते हैं। आखिर क्यों उनके लिए फैसलों को युद्ध और अली खामनेई की मौत से जोड़ा जा रहा है? क्यों अमेरिका से बातचीत करने वाले नेताओं को ईरान में गद्दार कहा जा रहा है? और क्या ईरान में अब असली लड़ाई सरकार और कट्टरपंथी धड़े के बीच है? आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई के जाने के बाद ईरान में सिर्फ नेतृत्व का नहीं बल्कि सत्ता के नियंत्रण का संघर्ष भी तेज हो गया है। एक धड़ा अमेरिका से बातचीत का समर्थक है, जबकि दूसरा किसी भी समझौते को अली खामनेई की नीति से विश्वासघात मान रहा है। कट्टरपंथी नेताओं और मीडिया ने दोनों नेताओं पर हालिया संकट और अली खामनेई की मौत की परिस्थितियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। कट्टरपंथी गुट सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर अपना प्रभाव बढ़ाने और राजनीतिक नैरेटिव पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटा है।
युद्ध के बाद सुरक्षा और रणनीतिक फैसलों में आईआरजीसी की भूमिका पहले से ज्यादा प्रभावशाली मानी जा रही है। सरकार के आर्थिक सुधार अब सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुके हैं और इन्हीं पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। कट्टरपंथी धड़ा दावा कर रहा है कि सरकार की नीतियों ने बाहरी हमले के लिए हालात तैयार किए। अमेरिका से किसी भी समझौते को लेकर सत्ता, प्रतिष्ठान और कट्टरपंथी गुट आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में ईरान की दिशा सरकार तय करेगी या फिर सैन्य और कट्टरपंथी धड़ा। इनकी बुनियाद साल 2025 के अंत में पड़ी, जब ईरान की सरकार ने देश में बड़े आर्थिक सुधारों के नाम पर एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे मुल्क को बारूद के ढेर पर बिठा दिया। सरकार ने बजट घाटे को पाटने और तेल की स्मगलिंग रोकने का तर्क देकर अचानक ईंधन और तेल के दामों को कई गुना बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, सालों से ईरान के आम नागरिकों को मिलने वाली बुनियादी राशन और ऊर्जा सब्सिडियों को सीधे नकद ट्रांसफर में बदलने या पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की। तो कट्टरपंथी धड़ा दावा कर रहा है कि युद्ध अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसकी शुरुआत सरकार की आर्थिक नीतियों से हुई थी। उनके मुताबिक यही फैसले आखिरकार युद्ध और अली खामनेई की मौत की वजह बने। सरकार ने तेल और ईंधन की कीमतों में बड़ा बदलाव किया, जिससे आर्थिक दबाव तेजी से बढ़ा। इसे काबू करने के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था में बदलाव किया, लेकिन इससे बाजार में अस्थिरता और महंगाई और बढ़ गई। राशन और ऊर्जा सब्सिडी में बदलाव ने आम नागरिकों की मुश्किलें और बढ़ा दी। बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव ने लोगों में असंतोष को और गहरा कर दिया। आर्थिक फैसलों के विरोध में कई हिस्सों में प्रदर्शन और जन आक्रोश देखने को मिला। कट्टरपंथी धड़े का आरोप है कि इसी आंतरिक अस्थिरता का फायदा बाहरी ताकतों ने उठाया। इसके बाद घटनाक्रम सैन्य टकराव तक पहुंचा और ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत बड़े हमले शुरू हुए। कट्टरपंथी धड़ा इसी घटना की अंतिम कड़ी अली खामनेई की मौत को मान रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और संसद स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ अमेरिका के साथ हुए कूटनीतिक मेमोरेंडम को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि देश को और ज्यादा तबाही से बचाया जा सके, लेकिन ईरान की सेना यानी आईआरजीसी और कट्टरपंथी इस समझौते को अयातुल्ला अली खामनेई के सिद्धांतों के साथ गद्दारी मान रहे हैं। इस मुद्दे पर ईरान की कट्टरपंथी पायदारी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। और ईरान ने अमेरिका से 40 दिनों तक मुकाबला किया, लेकिन इस युद्ध का हर्जाना अमेरिका को कई वर्षों तक भरना पड़ सकता है। चीन में एक कार्यक्रम के दौरान ईरानी राजदूत ने कहा कि हॉर्मुज में सर्विस फीस लगेगी, यानी टोल तो ईरान वसूलेगा, लेकिन अपने मित्र देशों का खास ख्याल भी रखेगा। इससे जाहिर हो रहा है कि ईरान अपने दुश्मनों से मोटी रकम वसूलता रहेगा, जबकि चीन जैसे मित्र देशों को हो सकता है फ्री में हॉर्मुज में एंट्री मिलती रहे। ऐसे में पश्चिमी देश ईरान के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर सकते हैं और हॉर्मुज की वजह से फिर महासंग्राम छिड़ सकता है। उन्होंने दुनिया को इस मंच से बताया कि हॉर्मुज से गुजरने के लिए सर्विस फीस लगेगी। ईरान बदले में शिपिंग लेन की निगरानी करे, हॉर्मुज के पूरे इलाके के पर्यावरण की देखरेख करे। चीन में ईरान के राजदूत ने कहा कि तेहरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नई फीस लागू करने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही ईरान के मित्र देशों को खास सुविधा दी जाएगी। अमेरिका हॉर्मुज में सर्विस फीस के खिलाफ, नाटो देश हॉर्मुज पर नई रणनीति बनाएंगे। अंकारा में हॉर्मुज को लेकर ट्रंप के साथ बात होगी। ईरानी नौसेना के लिए नए चीफ का ऐलान हुआ है। अमेरिकी हमलों में पूर्व नेवी चीफ की मौत हो गई थी। पूर्व चीफ अली रेजा तंगसीरी की मार्च में मौत हुई थी। और हॉर्मुज पर नियंत्रण के लिए जरूरी है कि जहाजों के पास कोई दूसरा विकल्प ना हो। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के करीब वाले रूट को लेकर ईरान जहाजों को धमका रहा है। ईरान जहाज और टैंकर्स के यूएस के रूट पर जाने से नाराज है। जहाजों को हमले की चेतावनी दी जा रही है, जिसकी वजह से शनिवार को 2 कार्गो जहाज अमेरिका के रूट पर आगे बढ़ने की बजाय वापस लौट गए। अमेरिका के नए रूट पर ईरान की पैनी नजर रहती है। जैसे ही कोई जहाज इस रूट से हॉर्मुज की ओर बढ़ता है, ईरान धमकी देने लगता है, जिससे जहाज का कप्तान डर जाता है। रिपोर्ट है कि शनिवार को 2 जहाजों ने अंतिम समय में अपना रूट बदला और फिर ईरान के रूट से हॉर्मुज पार गए। ईरान नियम तोड़ने वालों को हमले की धमकी दे रहा है। ईरान बाब अल मंदेब को भी बंद कर सकता है। दुनिया में तेल की बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ईरान को चुनौती देने वालों को यह याद रखना चाहिए। ईरान बड़े युद्धपोत तो जंग में गवा चुका है, लेकिन स्पीड बोट्स की ताकत बरकरार है। ईरान के पास ज़ुल्फ़ागर क्लास के बोट हैं जो समुद्र में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं और इस पर कोसर या नासिर जैसी 2 कम दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइलें लगी होती हैं। ईरान के पास सिराज श्रेणी के बोट भी हैं। ये 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रिकॉर्ड गति पकड़ सकती हैं। इस पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और भारी मशीन गन लगी होती हैं।
ऐसे बोट्स के अलावा मेहंदी श्रेणी के नेवल ड्रोन भी हैं। ये एक मानव रहित रिमोट कंट्रोल बोट है। इसे दूर से नियंत्रित करके दुश्मन के बेड़े जहाजों से टकराकर आत्मघाती विस्फोट किया जाता है। ईरान की नेवी के पास रजब मॉडल की बोट भी है। ईरान की ये बोट समुद्र में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और इस पर 2 क्रूज मिसाइलें लोड हो सकती हैं। छोटी सी दिखने वाली ये बोट 700 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों से हमले करने में सक्षम है। ईरान की बोट्स पर नस्र मिसाइल, कोसार मिसाइल, कादिर और जाफर जैसी मिसाइलों की तैनाती की गई है। अब ईरान ने अपनी मॉस्किटो फ्लीट पर अबू मेहदी मिसाइलों की तैनाती कर दी है। अबू मेहदी मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है और यह बेहद शक्तिशाली मिसाइल है। तेहरान की सड़कों पर मातम पसरा है। दुख और आक्रोश में डूबा जनसैलाब अपने सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई दे रहा है। इस जनाजे के सामने सिर झुकाने वो लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं जो हमले के बाद से गायब थे। ये वो चेहरे थे जो इजराइल की हिटलिस्ट में। यही नहीं, सुप्रीम लीडर अली खामनेई के 3 बेटे भी एक समय पर अपने पिता के दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन मुस्तफा खामनेई अब तक कहीं दिखाई नहीं दी। इसलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर नए सुप्रीम लीडर हैं कहां और क्यों वो अब तक अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हुए। जवाब आपको इस रिपोर्ट में देता हूं। कि ईरान के कमांडर किसी से नहीं डरते, जिसमें पहली वजह है जान का खतरा, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मुस्तफा खामनेई इस वक्त इजराइल के नंबर 1 टारगेट। मोसाद की हिट लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है। इसीलिए मुस्तफा खामनेई को अज्ञात और अभेद्य बंकर में रखा गया है। उन्हें सेनाओं की तरफ से बंकर से बाहर आने की इजाजत नहीं। सवाल यह है कि अगर जान का खतरा ही वजह है, IRGC के चीफ कमांडर जनरल अहमद वाहिदी सामने क्यों आए? कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल खानी सामने क्यों आए? खत्म अल अंबिया के कमांडर अली अब्दुल्लाही सामने क्यों आए? एयर स्पेस फोर्स के चीफ माजिद मुसावी सामने क्यों आए? और दूसरी वजह है मुस्तफा खामनेई की स्थिति क्या है, क्योंकि पश्चिमी जगत की रिपोर्ट बताती है कि मुस्तफा खामनेई भी हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनके अनुसार मुस्तफा खामनेई अपाहिज हो चुके थे। तो क्या वो अब तक स्वस्थ नहीं हो पाए? क्या उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो सार्वजनिक रूप से सामने आ सके? अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया की नजर ट्रंप की फोन डिप्लोमेसी पर थी। पहले पुतिन से लंबी बातचीत हुई, फिर जेलेंस्की से भी चर्चा हुई। लगा कि शायद जंग थमने की कोई उम्मीद बनेगी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलें और ड्रोन बरसने लगे और आधा यूक्रेन बारूदी विस्फोटों की चपेट में आ गया। सवाल यही है कि जब फोन पर शांति की बात हो रही हो तो जमीन पर बारूद क्यों बरस रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने के बहाने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने करीब 90 मिनट तक फोन पर बात की। इस लंबी बातचीत में पुतिन ने ट्रंप के सामने युद्ध के मैदान की कड़वी हकीकत रखी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी ट्रंप से फोन पर बात करके चर्चा की। रूस ने बाल्टिक देशों पर यूक्रेन की मदद का आरोप लगाया है। दावा है कि सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले के लिए यूक्रेन बाल्टिक देशों के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहा है। रूस आरोप लगा रहा है कि बाल्टिक देशों ने यहां रूस के खिलाफ साजिश रची है और यूक्रेन के जरिए हमले करवाए जा रहे हैं। रूस का आरोप है कि बाल्टिक देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन को एयर कॉरिडोर दिया जा रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला बड़ी साजिश है। यूक्रेन के ड्रोन करीब 1100 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। यूक्रेन के कई ड्रोन गिराने के बावजूद धमाके हो रहे हैं। रूस को आशंका है कि यूक्रेन बाल्टिक के रास्ते रूस को चकमा दे रहा है। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई गुलजिन ने दावा किया है कि बाल्टिक देशों से यूक्रेन को हमले में मदद मिल रही है। यूक्रेन को हमलों के लिए हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की छूट दी है। टाइम कैप्सूल दफ्न, उपलब्धियों का संकलन। यह कोई आम संदूक नहीं है। 408 किलोग्राम वजनी कैप्सूल बहुत खास धातुओं से बना है, जो 2.5 सदियों तक मौसम और वक्त की मार झेलने में सक्षम है, जिसमें अमेरिका के 50 राज्यों, वॉशिंगटन डीसी और 5 अमेरिकी क्षेत्रों समेत 56 हिस्सों ने अपना योगदान दिया है। हर राज्य ने अपनी स्थानीय इतिहास, संस्कृति और नवाचार का एक अनूठा रिकॉर्ड इसमें शामिल किया है। अतीत के पन्नों से लेकर आज की सबसे आधुनिक तकनीक इस कैप्सूल में शामिल है।
जिसमें सबसे अद्भुत चीज है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का एक मॉलिक्यूलर डेटा स्टोरेज डिवाइस, जिसमें थॉमस जेफरसन का तैयार स्वतंत्रता की घोषणा का कच्चा मसौदा शामिल है, फ्रांसिस स्कॉट के हस्तलिखित राष्ट्रगान के बोल शामिल है, 1898 का राष्ट्रगान का ऑडियो शामिल है और राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के हाथ का 3D प्रतिरूप डिजिटल रूप में स्टोर किया गया है। इसके अलावा इस कैप्सूल में आईफोन 17 प्रो मैक्स भी रखा गया है।